discuss about the income method. ठीक है, yesterday in our lecture we have discussed about the product method or the value added method. ठीक है, so today we'll discuss about income method. As we have already discussed that national income क्या होती है? national income is the sum total of factor income. ठीक है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं. ओके, कि जो फैक्टर इनकम होती है, ठीक है, उसका सम टोटल होता है नेशनल इनकम. सम टोटल को मैंने समेशन से रिप्रेजेंट किया है. अगर आपको लिखना है, डिफाइन करोगे तो सम टोटल वर्ड ही यूज करोगे, समेशन है. ठीक है, तो नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ द फैक्टर इनकम. ओके, अर्न्ड बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. फैक्टर इनकम क्या होती है? वो इनकम जो अर्न्ड होती है. इट इज द अर्न्ड इनकम. ओके, और अर्न कौन करेगा? अर्न्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में जो इनकम अर्न की है, ठीक है, उसका सम टोटल, समेशन, सम टोटल ऑफ द फैक्टर इनकम. ओके, अर्न्ड बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. अब नेशनल इनकम हर साल कैलकुलेट होती है, so it will be also considered as, or a point or a term will be added, the sum total of the factor income earned by the factors of production during a particular year. एक particular year में factors of production में जितनी total income earn की है, ठीक है, तो keep remember only earned income will be taken into account. सिर्फ earned income को ही हम consider करेंगे. ठीक है, तो इसका मतलब कोई और भी इनकम होती है अर्नड इनकम के अलावा, उसे हम कहते हैं ट्रांसफर पेमेंट या फिर ट्रांसफर इनकम. बेसिकली इट इज कॉल्ड ट्रांसफर पेमेंट. ठीक है, विच इज नॉट अर्नड, इट इज अनअर्नड इनकम. ठीक है, तो हमारी ट्रांसफर पेमेंट जो होती है, जो कि अनअर्नड इनकम है. अब इसको अनअर्नड क्यों कहते हैं? दैट मीन्स ये कमाई नहीं गई है. क्लियर, मतलब इनके बदले, ठीक है, इस तरह की इनकम के बदले कोई सर्विस या फिर गुड्स प्रोड्यूस नहीं की गई है. मतलब किसी तरह की सर्विसेज नहीं प्रोवाइड की गई है और ना ही किसी तरह की गुड या कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया गया है. इसलिए इसको हम कहते हैं इट इज अनअर्न्ड. दैट मीन्स इन कंसिडरेशन नो सर्विस हैज बीन प्रोड्यूस्ड और प्रोवाइडेड. किसी तरह की सर्विस नहीं प्रोवाइड की गई है, तो उसको हम पढ़ेंगे ट्रांसफर पेमेंट की फॉर्म में. फॉर एग्जांपल स्कॉलरशिप्स होती हैं, पेंशन होती है. क्लियर, अब पेंशन दो तरह की होती है. एक तो होती है रिटायरमेंट पेंशन, ठीक है, और एक होती है हमारी विडो या फिर ओल्ड एज पेंशन. ठीक है, तो ये जो ट्रांसफर पेमेंट होती है, इसमें सिर्फ जो विडो और जो ओल्ड एज पेंशन होती है उसे हम ट्रांसफर पेमेंट मानेंगे. लेकिन जो रिटायरमेंट पेंशन होती है वो ट्रांसफर पेमेंट नहीं होती है, वो अर्नड इनकम होती है. क्यों? क्योंकि उसके बदले सर्विसेज प्रोवाइड की जा चुकी है ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ हिज और हर जॉब. जब वो एम्प्लॉयमेंट में था वो पर्सन, ठीक है, तो उसने कुछ साल काम किया अपने एम्प्लॉयर के लिए. ठीक है, उसके बदले उसका एम्प्लॉयर उसको आफ्टर रिटायरमेंट पेंशन देता है. ठीक है, तो दैट मीन्स रिटायरमेंट पेंशन क्या होती है? वो अमाउंट है जिसके लिए वो कभी सर्विसेज प्रोवाइड कर चुका था. ठीक है, तो ड्यूरिंग द टेन्योर उसने जो सर्विसेज अपने एम्प्लॉयर को प्रोवाइड की, उसके बदले आफ्टर रिटायरमेंट वो उसको कुछ पेंशन देता है. ठीक है, हालांकि आज के टाइम पे डिफेंस को छोड़ के वो खत्म हो चुकी है. ठीक है, डिफेंस में पेंशन है एंड लाइक एमपीज एंड एमएलएज को दी जाती है ये पेंशन. बाकी जो भी सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर किसी भी तरह का, चाहे वो डिफेंस को छोड़ के, तो पेंशन का प्रोविजन खत्म हो चुका है. ठीक है, पहले का. ओके, डिफेंस में आ चुकी है. लेकिन जो ट्रांसफर पेमेंट है, ठीक है, जैसे विडो पेंशन हो, ओल्ड एज पेंशन मिलती है, बुढ़ापा पेंशन है, विधवा पेंशन है, मिलती है, उनके बदले वो कोई काम नहीं करते, कोई सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करते गवर्नमेंट को. ठीक है, इसलिए उसको हम ट्रांसफर पेमेंट कहते हैं. स्कॉलरशिप भी स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है, उसके बदले वो सरकार के लिए कोई काम नहीं करते, कोई सर्व नहीं करते किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए. ठीक है, 6 से 8 घंटे की जॉब नहीं करते हैं. ठीक है, 5 साल 10 साल उन्हें सर्व नहीं किया गवर्नमेंट को. ठीक है, ये हमारी सारी क्या होती है? ट्रांसफर पेमेंट होती है. ओके, चाहे वो ग्रांट डोनेशन हो, चाहे वो स्कॉलरशिप हो, चाहे वो पेंशन हो. ओके, एंड पेंशन में भी आप याद रखेंगे कौन सी पेंशन ट्रांसफर पेमेंट में आती है? ओल्ड एज एंड विडो पेंशन. ठीक है,
या फिर जो वो लाइक जो पैरालाइज्ड पर्सन होते हैं, ठीक है, उनको भी गवर्नमेंट पेंशन देती है। मैं पेंशन की बात कर रहा हूँ, वो पेंशन ट्रांसफर पेमेंट में आती है। रिटायरमेंट पेंशन अर्नड इनकम है, तो वो नेशनल इनकम का हिस्सा मानी जाएगी, लेकिन ट्रांसफर पेमेंट नेशनल इनकम का हिस्सा नहीं मानी जाएगी, ठीक है। तो नेशनल इनकम को कैसे डिफाइन करेंगे? द सम टोटल ऑफ द फैक्टर इनकम earned by the factors of production during a particular year। factors of production ने जो इनकम अर्न करी है ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर, उसका सम टोटल क्यों कहा? क्योंकि एक फैक्टर नहीं होता, there are various factors of production who are providing their services। बहुत सारे फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन के जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना, क्लियर। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर जिनको लैंड के बदले रेंट, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट, लेबर के बदले वेजेस या कॉम्पनसेशन, एंड एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है अपनी सर्विसेज के बदले, ठीक है। तो उन सब का एडिशन हमारी नेशनल इनकम बन जाता है, ठीक है। तो ये नेशनल इनकम था। अब थ्रू इनकम मेथड हम क्या करेंगे? जो फैक्टर्स ने जितनी इनकम अर्न की है उसको जोड़ देंगे और हमारे पास क्या आ जाएगी? नेशनल इनकम आ जाएगी। इनकम मेथड से हम नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं? फैक्टर इनकम को ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब फैक्टर्स हमारे पास अलग अलग है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इनकम मेथड। क्लियर कि जो डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको इनकम किस फॉर्म में मिलती है, उनको हम कहते क्या है एक्चुअली, ठीक है। तो कंपोनेंट्स ऑफ इनकम मेथड, फर्स्ट आता है हमारे पास कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, जिसको हम COE कहेंगे, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है। अब एम्प्लॉयज को जो कॉम्पनसेशन मिलता है वो किस किस फॉर्म में मिलता है? इट इज इन द फॉर्म ऑफ वेजेस एंड सैलरी या सैलरीज एंड वेजेस, ठीक है। ये इकट्ठा भी दिया हो सकता है, अलग अलग भी दिया हो सकता है, या इनमें से कोई एक चीज दे रखी हो सकती है क्वेश्चन में, या तो वेजेस या फिर सैलरीज, या दोनों भी दे रखे हो सकते हैं, वेजेस एंड सैलरीज, सैलरीज एंड वेजेस, ठीक है। अकाउंट्स की तरह ट्रीटमेंट नहीं कि पहले वेजेस लिखा है तो वहाँ पे चलो ट्रेडिंग में आ जाता है, यहाँ पे ऐड होएगा ही होगा, चाहे वो सैलरीज एंड वेजेस लिखा है चाहे वेजेस एंड सैलरीज लिखा है, ठीक है। ये तो था वेजेस एंड सैलरीज हमें मनी में मिलती हैं, हमारा एम्प्लॉयर हमें मनी में देता है, मनी टर्म्स में देता है, ठीक है। इसके अलावा हमें कॉम्पनसेशन जो है नॉन मनी टर्म्स में भी मिलता है, ठीक है, जिसको हम क्या कहेंगे? पेमेंट इन काइंड। पेमेंट इन काइंड दैट मीन्स इसको हम अदर देन मनी भी कह सकते हैं, पेमेंट इन अदर देन मनी, और पेमेंट अदर देन मनी, नॉट इन, पेमेंट अदर देन मनी। दैट मीन्स हमारे एम्प्लॉयर ने हमारी सर्विसेज के बदले हमें पे किया है अदर देन मनी। अदर देन मनी मतलब मनी के अलावा, ठीक है। अब हमारा एम्प्लॉयर मनी ना दे हमें, लेकिन कुछ सर्विसेज या फैसिलिटीज दे दे। जैसे मेरा एम्प्लॉयर मुझे रहने के लिए घर दे देता है, तो क्या उसने मुझे पैसा दिया? नहीं दिया, लेकिन फैसिलिटी दी ना, ठीक है। सो दैट इज पेमेंट इन काइंड। मेरे पास पैसा आया नहीं तो गया भी तो नहीं ना जेब से। अगर वो नहीं प्रोवाइड करता, मुझे रहने के लिए अकोमोडेशन नहीं देता, फ्लैट या घर नहीं देता, तो मुझे रेंट पे करना पड़ता, तो मेरी इनकम खर्च होती, इनकम में से खर्च करना पड़ता, ठीक है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट, आया नहीं मनी के टर्म्स में तो गया भी तो नहीं ना, ठीक है। सो पेमेंट इन काइंड हो गया, ठीक है। मुझे लाइक कार शॉफर दे देता है, ठीक है, ड्राइवर, ओके, शॉफर ड्रिवन कार, ओके। एम्प्लॉयर एग्जीक्यूटिव को ये फैसिलिटीज देते हैं बड़ी बड़ी MNCs में, ठीक है। एकोमोडेशन दे दिया, शॉफर ड्रिवन कार दे दिया आपको, लाइक पर्सनल असिस्टेंट दे दिया, फुल टाइम मेड दे दी जो आपके घर में काम करेगी, ठीक है। तो इस तरह की फैसिलिटीज है वो पेमेंट इन काइंड है। ऐसी बहुत सारी फैसिलिटीज एम्प्लॉयर्स अपने एम्प्लॉयज को देते हैं विदाउट चार्जिंग एनी मनी, उनसे कुछ चार्ज नहीं करते हैं। तो उनको पैसा नहीं दिया लेकिन फैसिलिटीज दे दी, ठीक है। और उन फैसिलिटीज की वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है। अगर मुझे वो कार नहीं देता या प्रोवाइड नहीं करता तो मुझे ट्रांसपोर्टेशन के लिए खर्च करना पड़ता, ठीक है। टू कम्यूट डेली टू द ऑफिस आई हैव टू पे सम फेयर, ठीक है, मुझे भाड़ा पे करना पड़ता। तो अब नहीं करना पड़ेगा क्योंकि मुझे उसने दे दिया है, फैसिलिटी दे दी, टिकट ड्रॉप फैसिलिटी दे दी या गाड़ी ही दे दी, ठीक है, साथ में ड्राइवर भी दे दिया, उसे हम कहते हैं शॉफर ड्रिवन कार, ठीक है। उसके अलावा हमारा जो एम्प्लॉयर होता है वो हमारे सोशल सिक्योरिटी में भी कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है, लाइक CSS प्रोविडेंट फंड है,
ठीक है, जो कि हम एक सर्टेन टाइम पीरियड बाद निकाल सकते हैं। ओके, हमारा एम्प्लॉयर रेगुलर बेसिस पे हमारे अकाउंट में, हमारे पीएफ अकाउंट में कंट्रीब्यूट करता है। जितना मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ उतना ही वो भी कंट्रीब्यूट करता है, इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, तो वो क्या हो गया, अपार्ट फ्रॉम वेजेस एंड सैलरीज हो गया। ठीक है, सपोज 8% मैं दे रहा हूँ, 8% वो देगा, तो टोटल अकाउंट में कितना चला जाएगा, 16%। तो जिसमें से 8% तो मेरी सैलरी का हिस्सा गया, लेकिन बाकी 8% किसने कंट्रीब्यूट किया, एम्प्लॉयर ने दिया। तो अभी तो मेरे हाथ में नहीं आया, लेकिन फ्यूचर में तो मेरा ही है ना वो पैसा। ठीक है, मैं उससे एक सर्टेन टाइम पीरियड बाद, या तो आफ्टर रिटायरमेंट या एक सर्टेन टाइम पीरियड 5 साल 10 साल जॉब करने के बाद या सर्विस लाइक कंप्लीट करने के बाद उसको निकाल सकता हूँ, तो पैसा मेरा ही है। उसे हम कहते हैं एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, या एम्प्लॉयज सोशल सिक्योरिटी, या सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन ही लिखा होता है, एम्प्लॉयर सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब हमें दो चीजें हैं, कई बार क्वेश्चन में एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन ना देके एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन दे दिया जाता है। ठीक है, मैं एम्प्लॉय हूँ, ठीक है, तो मैं अपने पीएफ अकाउंट में अगर पैसा डाल रहा हूँ, रेगुलर डलता है, ठीक है, दोनों डालते हैं, प्रोविजन होता है, एम्प्लॉय का भी सेम परसेंटेज या प्रोपोर्शन और उतना ही प्रोपोर्शन एम्प्लॉयर भी डालेगा। ठीक है, जैसे हमने फॉर एग्जांपल 8 ले लिया, 8 + 8, ठीक है, 8 मेरी सैलरी से और 8 मेरे एम्प्लॉयर ने डाला है, 8% मेरी सैलरी का, तो मेरी सैलरी का 8% तो मेरी में से कट गया, डिडक्ट हो गया, तो वो कहाँ आया, वेजेस एंड सैलरीज में से आया। ठीक है, तो मुझे वेजेस एंड सैलरीज मिल गई 10,000, इस 10,000 का 8% इसमें भी चला गया। ठीक है, इस 10,000 का 8% गया है। ठीक है, तो क्या अगर यहाँ पे लिखा है एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन, मतलब मैंने 8% अपनी सैलरी का कॉन्ट्रीब्यूट किया है पीएफ में, तो क्या उसे मुझे यहाँ पे अलग से ऐड करना चाहिए, नहीं ना, क्योंकि इस 10,000 में से ही तो गया है, और वो 10,000 में वेजेस एंड सैलरीज में दिखा चुका हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे 10,000 लिखाऊँ, यहाँ पे 8,000 लिखाऊँ, तो टोटल कितना बन जाएगा, 18,000, जबकि वो गलत है, एक्चुअल में तो नहीं है ना, मैंने वो नॉट 8,000, सॉरी 8% की बात हो रही है। ठीक है, तो उससे 8% 800 रुपये बन जाएगा, तो मैं यहाँ पे 800 रुपये ऐड कर दूंगा तो 10,800 बन जाएगा, लेकिन मुझे एक्चुअल में एम्प्लॉयर से मिला कितना है, सिर्फ 10,000, उसी का 8% मैंने कॉन्ट्रीब्यूट किया है, जो कि बनता है 800 रुपये। तो वो 800 रुपये 10,000 में इंक्लूडेड है, इस 10,000 में से मुझे 10,000 मिल गए, फिर मैंने उस 800 को डिपॉजिट किया है, तो अब मेरे पास कितने बचे, 9200, और 800 मैंने उसमें डाले, तो टोटल अभी भी कितना ही है, 10,000 ना, तो वेजेस एंड सैलरीज में आ गया है 10,000। तो जब यहाँ पे लिखा है एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, ठीक है, तो एम्प्लॉई का कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि एम्प्लॉई का कॉन्ट्रीब्यूशन उसकी इनकम में से जाता है, तो इनकम वेजेस एंड सैलरी हमने दिखा दिए, तो अलग से ऐड नहीं करना है, क्योंकि वो यहाँ पे आप दिखा चुके हैं, इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, जब लिखा है एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, तो एम्प्लॉयर ने मुझे 10,000 दे दिए, उसके अलावा 800 रुपये मेरे अकाउंट में डाल दिए, पीएफ अकाउंट में डाल दिए। ठीक है, तो 10 तो मुझे दिए और उसके अलावा डाले हैं, तो मेरे पास अभी नहीं, लेकिन फ्यूचर में तो आएगा ना वो पैसा, तो बढ़ी है ना मेरी इनकम 800 रुपये से, तो एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन हम अलग से दिखाएंगे, तो वो आता है हमारे कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में, अभी नहीं आ रहा है, लेकिन नियर फ्यूचर में निकाल सकता हूँ मैं उसको। तो एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं आएगा, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा। ठीक है, क्लियर, ये चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन में कई बार एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन भी दे दिया जाता है, तो एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं लिखना है, क्योंकि वो इनकम में से ही निकाला गया है, तो इनकम हम दिखा चुके हैं, तो अलग से नहीं दिखाएंगे। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, पेंशन या फिर रिटायरमेंट, रिटायरमेंट पेंशन। ये है हमारे कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के पास। ठीक है, एम्प्लॉइज को जो कॉम्पनसेशन मिलता है उनकी सर्विसेज के रिगार्डिंग या सर्विसेज के बदले, वो किस किस फॉर्म में मिलता है, ये हमारे कॉम्पोनेंट है। या तो क्वेश्चन में कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज लिखा मिलेगा, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज है 10 लाख, ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, डायरेक्टली कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज ऐड कर देंगे, ये कॉम्पोनेंट्स अलग से हमें कंसीडर नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि ये किसके कॉम्पोनेंट्स है, कॉम्पनसेशन है, कॉम्पनसेशन हम किस किस फॉर्म में मिल रहा होता है, वेजेस एंड सैलरीज की फॉर्म में, पेमेंट इन काइंड जो फैसिलिटीज हमारा एम्प्लॉयर दे रहा है उसकी फॉर्म में, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन पीएफ में जो उसने कॉन्ट्रीब्यूट किया उसकी फॉर्म में, और रिटायरमेंट पेंशन, ये सारे हैं तो कॉम्पनसेशन का ही हिस्सा ना। ठीक है, तो जब कॉम्पनसेशन लिख दिया है 10 लाख रुपए, तो मतलब ये सारे इनमें से कोई या सारे इसमें ऑलरेडी एडेड है,
तो जब क्वेश्चन में कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज लिखा है तो ये दिए हैं या नहीं दिए हैं उनको हमें ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, जब कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज लिखा है क्वेश्चन में। ओके, जब क्वेश्चन में कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज नहीं लिखा है तो हम देखेंगे इनमें ये याद रखने पड़ेंगे, वेजेस एंड सैलरी, पेमेंट इन काइंड, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, रिटायरमेंट पेंशन, इनमें से क्या क्या चीज गिवन है। जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में सारी चीजें एक साथ दे रखी है, किसी क्वेश्चन में चारों आ जाते हैं, किसी में 3 दे रखी होती है, किसी में 2 दे रखी होती है, ठीक है, क्लियर। तो क्वेश्चन में जो गिवन होगा उसी को ऐड करेंगे, ठीक है। सो ये जो था एम्प्लॉय की जो फैक्टर इनकम की कॉम्पनसेशन कहते हैं उसको, ठीक है। तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय इनकम का पार्ट। सेकेंड कॉम्पोनेंट आता है ऑपरेटिंग सरप्लस, OS, ठीक है, क्लियर। ये ऑपरेटिंग सरप्लस जो है इसके क्या क्या कॉम्पोनेंट होते हैं, इसमें क्या क्या आता है। ऑपरेटिंग सरप्लस में इंक्लूड होता है रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ठीक है, ये हमारे ऑपरेटिंग सरप्लस का हिस्सा है। सेम थिंग क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस लिखा है तो हमें इन चीजों से, तीनों चीजों से कुछ लेने देना नहीं है, चाहे क्वेश्चन में गिवन है चाहे नहीं गिवन है। हमें लिखा है ऑपरेटिंग सरप्लस 15 लाख, तो हम क्या ऐड कर देंगे सीओई में, सीधा ऑपरेटिंग सरप्लस ऐड कर देंगे, क्योंकि वो ऑपरेटिंग सरप्लस किससे आया है, इन तीनों को ऐड करके आया होगा, क्योंकि ऑपरेटिंग सरप्लस के ही कंपोनेंट्स हैं। ऑपरेटिंग सरप्लस इज इक्वल टू, कैसे निकलता है ऑपरेटिंग सरप्लस, रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। तो चाहे ऑपरेटिंग सरप्लस दे दे, चाहे ये तीनों या तीनों में से कोई एक दो दे दे, ठीक है, ऑपरेटिंग सरप्लस बन जाएगा वो, ठीक है, ओके। और अगर चारों चीजें गिवन है, ऑपरेटिंग सरप्लस भी गिवन है, रेंट भी गिवन है, इंटरेस्ट भी गिवन है, प्रॉफिट भी गिवन है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ ऑपरेटिंग सरप्लस लेंगे, राइट, क्योंकि ऑपरेटिंग सरप्लस के ही तो पार्ट है ये, इन तीनों को ऐड करके तो ऑपरेटिंग सरप्लस आया होगा, तो तीनों को ऐड करने के बजाय एक अकेले को ऐड कर लो ऑपरेटिंग सरप्लस, ठीक है। नेक्स्ट कंपोनेंट है इनकम मेथड का मिक्स्ड इनकम। ये मिक्स्ड इनकम के नाम से ही आती है, क्वेश्चन में डायरेक्टली लिखा होगा मिक्स्ड इनकम, ठीक है। तो मिक्स्ड इनकम की वैल्यू वहां पे गिवन होगी, मिक्स्ड इनकम को हम ऐड कर लेंगे। तो देयर आर 3। मिक्स्ड इनकम का मतलब है कि भाई एक पर्सन जो है एक से ज्यादा सोर्सेज से भी अर्न कर रहा हो सकता है, ठीक है। वो कहीं एम्प्लॉयड भी है, तो मीन्स एम्प्लॉय है, तो वहां से सैलरी भी ड्रॉ कर रहा हो सकता है। उसने अपनी कोई प्रॉपर्टी लेट आउट कर रखी है तो उसे रेंट भी मिल रहा होगा, ठीक है। उसने कहीं इन्वेस्ट कर रखा है तो इंटरेस्ट भी मिल रहा होगा उसको, ठीक है। तो उसको एक से ज्यादा सोर्सेस से इनकम अर्न हो रही है ना, तो उसको हम कहते हैं मिक्स्ड इनकम, ठीक है। रेजिडेंट की जो मिक्स्ड इनकम होती है वो हमारी मिक्स्ड इनकम के नाम से ही मिलेगी, ठीक है। तो तीनों को ऐड करके हमारे पास क्या आएगा, जब मैं COE प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस MI ऐड करूंगा, तो मैंने क्या ऐड कर दिया है, फैक्टर इनकम, सभी फैक्टर्स की इनकम ऐड कर दी है, ठीक है। तो फैक्टर इनकम ऐड की है। अब ये जो फैक्टर इनकम है वो डोमेस्टिक फैक्टर्स की इनकम है, मतलब वो फैक्टर्स जिन्होंने इंडिया के अंदर रह के ही कमाया है, या डोमेस्टिक इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरीज के अंदर रह के ही अर्न किया है, ठीक है। तो यहाँ से निकला है हमारे पास NDP, डोमेस्टिक इनकम है, राइट। पहले भी बताया था डोमेस्टिक प्रोडक्ट लिखो, डोमेस्टिक इनकम लिखो, एक ही बात होती है। नेशनल प्रोडक्ट लिखो, नेशनल इनकम लिखो, एक ही बात होती है, ठीक है। तो ये डोमेस्टिकली अर्न है, डोमेस्टिक जो फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन के, उन्होंने डोमेस्टिकली अर्न की है, ठीक है, कंट्री के अंदर रह के अर्न की है, तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। नेक्स्ट क्यों निकला है ये, ग्रोथ क्यों नहीं निकला, क्योंकि फैक्टर्स के ऊपर या फैक्टर सर्विसेज के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। हमने यहाँ पे क्या ऐड किया है, फैक्टर इनकम ना, कॉम्पनसेशन प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। क्या इनकम के ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है, नहीं लगता है ना, ठीक है। तो ये यही ग्रोथ है और यही नेट भी है, ठीक है, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन। अदरवाइज हम क्या करते थे, GDP निकाल के ग्रोथ में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देते, नेट आ जाता था, ग्रोथ में से डेप्रिसिएशन माइनस करते ही नेट आ जाता था। अब इनकम के ऊपर तो डेप्रिसिएशन नहीं लगता, तो ये ऑटोमेटिकली नेट होती है, ठीक है, क्लियर। तो एक चीज ध्यान रखना, जब इनकम मेथड के तीनों फैक्टर्स या कंपोनेंट को ऐड करेंगे तो हमारे पास NDP निकलेगा, GDP नहीं निकलेगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन नहीं लगता इनकम के ऊपर, ठीक है। तो क्वेश्चन में इनकम मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है और वहां पे डेप्रिसिएशन ही दे रखा है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन का इनकम मेथड से कोई लेना देना नहीं है, कीप इट इनटू माइंड, ओके। जब इनकम मेथड से कैलकुलेट करना है नेशनल इनकम, तो डेप्रिसिएशन का
कुछ भी नहीं करना है, इट विल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट, क्योंकि इनकम मेथड से निकलता ही डायरेक्ट एनडीपी है, क्योंकि इनकम के ऊपर थोड़ा ना डेप्रिसिएशन लगता है। ओके, तो हमने क्या निकाला सबको ऐड करके एनडीपी। अब नेक्स्ट चीज ध्यान रखने वाली क्या है कि ये एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकला है या एट मार्केट प्राइस निकला है, वो कैसे पता चलेगा? अब देखो ये किसकी इनकम है, फैक्टर्स की है ना, तो बेसिकली किस क्या होगी, एट फैक्टर कॉस्ट होगी ना, मार्केट प्राइस तो नहीं हो सकती। ये गुड्स छोड़ना है कि मार्केट में बेची गई है तो मार्केट प्राइस है चाहिए, राइट? ठीक है, ये फैक्टर्स की इनकम है, तो ये एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकला है। ठीक है, तो इनकम मेथड में जब भी हम निकालते हैं इनकम के कंपोनेंट्स ऐड करके सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई, ठीक है, तो हमारे पास क्या निकलता है डायरेक्टली एनडीपी एट एफसी। ठीक है, क्लियर? अब यहां से अगर हमें नेशनल इनकम निकालनी है, ठीक है, तो नेशनल इनकम होती है एनएनसी एट एफसी। ठीक है, नेशनल इनकम तो नेट नेशनल प्रोडक्ट होगी ना, नेशनल तो डोमेस्टिक तो नहीं हो सकता नेशनल इनकम, तो हमने इनकम जब भी ऐड करेंगे तो एनडीपी निकलेगा, उससे नेशनल पे जाना है। तो हमने देखो चेंज क्या करना है, ये नेट है ये भी नेट है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है डोमेस्टिक, ये है नेशनल, तो डोमेस्टिक से नेशनल पे जाते हुए क्या करेंगे हम, फिर डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, एनएफआई ऐड कर देते हैं, प्लस कर देंगे एनएफआई नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। बाकी ये भी प्रोडक्ट है ये भी प्रोडक्ट है, ये भी फैक्टर कॉस्ट में है और ये भी फैक्टर कॉस्ट में, बाकी कुछ चेंज नहीं करना, सिर्फ क्या चेंज करना है, डोमेस्टिक को नेशनल में। ठीक है, तो एनडीपी में हम क्या कर देंगे, एनएफआई ऐड कर देंगे, तो हमारे पास एनडीपी एट एफसी से क्या बन जाएगा, एनएनपी एट एफसी। ठीक है, तो ये था इनकम मेथड और इसके तीन कंपोनेंट्स है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय किस किस फॉर्म में मिलता है, वेजेस एंड सैलरीज की फॉर्म में, पेमेंट इन काइंड की फॉर्म में, एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन या सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर लिखा होना चाहिए वहां पे, एम्प्लॉय लिखा है तो हम नहीं ऐड करेंगे। ठीक है, एंड रिटायरमेंट पेंशन। ओके, फिर होगी ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस के तीन कंपोनेंट्स हैं, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। फिर आती है मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम के नाम से ही मिलेगी। ठीक है, क्लियर?